स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में इस समय जोरदार जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को उतारा है, तो इसी के साथ ही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए घनश्याम लोधी को रामपुर से बीजेपी ने टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये दोनों ही कैंडिडेट सपा के कैंडिडेट्स को शिकस्त देते हुए लगातार जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ बाकी है तो आधिकारिक घोषणा ही बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और जो परसेंटेज है वोटिंग का वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये दोनों कैंडिडेट जो हैं, जो बीजेपी के द्वारा चुने गए हैं, वो कहीं ना कहीं पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपको बता दें जहां रामपुर में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घनश्याम लोधी को चुना, तो इसी के साथ ही अगर हम सपा की बात करें तो सपा ने आसिम राजा को अपना कैंडिडेट चुना है। इसी के साथ ही अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में ये मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ को अपना कैंडिडेट चुना, तो वहीं अगर हम सपा की बात करें तो सपा ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा। और इसी के साथ ही इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम को मैदान में उतारा। लेकिन अगर हम शाह आलम की बात करें तो वो कहीं भी इस लड़ाई में टक्कर देते हुए नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम दिनेश लाल निरहुआ जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसी के साथ ही धर्मेंद्र यादव की बात करें तो दोनों जो हैं वो टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे थे पहले, लेकिन इस वक्त अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिनेश लाल निरहुआ जो है वो हजारों के संख्या से लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से वोटिंग का ये जो परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे लगभग रामपुर में जीत जो है बीजेपी की तय मानी जा रही है। इसी के साथ ही आजमगढ़ में भी बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। इसी के साथ ही अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना चुनाव आयोग की ओर से बाकी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार जादुई आंकड़े बीजेपी के कैंडिडेट के खातों में जा रहे हैं और हजारों की संख्या में ये बढ़त दिखाई दे रही है। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो भी लगातार हाई दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से आजमगढ़ को और रामगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता था, हमेशा कहा जाता था कि अखिलेश यादव जो कि आजमगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसी के साथ ही जहां अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर जो है वो आजम खान का गढ़ कहा जाता है, यानी कि यूं कहें कि ये दोनों नेता जो हैं वो सपा से आते हैं और सपा का इस क्षेत्र में बोलबाला रहा। इसके बावजूद जिस तरीके से ये कैंडिडेट जो है बीजेपी के वो लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि अब लोग जो हैं वो सच में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है, उन्होंने जिस तरीके से 5 साल सत्ता संभाली है और अभी उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है, और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, क्राइम रेटिंग जो रही है वो लगातार उत्तर प्रदेश में घटा है। अपराध के मामले में अब उत्तर प्रदेश जो है वो सुरक्षित है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी खुद को सुरक्षित मानती है, और शायद इसी वजह से विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया। इसी के साथ ही अगर हम त्रिपुरा के लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो वहां पर भी टोटल 4 सीट है, जिसमें से जहां 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, तो वहीं एक सीट की बात करें तो एक सीट पर बीजेपी जीत की ओर लगभग तय मानी जा रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिपुरा में भी तीनों सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आ रही हैं, और वही जो एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं देखने को मिल रहा है जहां आजमगढ़ में बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है शाह आलम को, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर खेल खराब करने जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में बसपा ने कोई भी प्रत्याशी अपना नहीं उतारा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम आजमगढ़ के रिजल्ट पे बात करें, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी के खाते में जाते जा रहे हैं, उससे ये दिखाई देता है कि बसपा का कैंडिडेट को उतारना ये जो है कोई फर्क, कोई अंतर महसूस नहीं करा रहा है। क्योंकि जो सीधे सीधे टक्कर है वो अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो वो सपा और
बीजेपी की है। और इसी के साथ ही हम रामपुर की भी बात करें तो ये जो सीधी टक्कर है वो इन्हीं दोनों पार्टियों में दिखाई दे रही है, बीजेपी और सपा में। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जहां लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो होने वाले उपचुनाव में भी सपा को करारी शिकस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहा है और लोगों को इंतजार है तो बस आधिकारिक घोषणा की, क्योंकि इसी के साथ ही ये पूरी तरीके से मान लिया जाएगा कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो वाकई में जीत गया है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो वो लगातार आगे चल रहे हैं और हजारों की संख्या से, ये जो संख्या है वो हजारों में है आगे चलना, इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स का जीतना लगभग तय है। आपको बता दें जिस तरीके से देखा गया था कि होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये चीजें कही जा रही थी, जिस तरीके से तमाम विपक्षियों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, अपराध का मुद्दा उठाया था कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेटिंग है वो सबसे ज्यादा है, तो इसी बीच हमें देखने को ये भी मिला था कि उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर एक भी हिंसा या फिर एक भी दंगे नहीं हुए थे। इसी के साथ ही इसी वजह से जो यूपी की जनता है उन्होंने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया और बीजेपी गवर्नमेंट पर भरोसा जताया, जिसकी वजह से ये जीत देखने को मिली थी। इसी के साथ ही जहां एक बार फिर से अग्निवीर स्कीम को लेकर के विपक्षी दल जो हैं वो बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और तमाम राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और इसी के साथ ही दिल्ली हरियाणा में भी ये प्रदर्शन जो है वो जोरों पर था। इसके बावजूद अगर हम इलेक्शंस की बात करें, बाई इलेक्शन की बात करें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसी के साथ ही जहां देखने को मिला कि कानपुर में जो हिंसा हुआ था, प्रयागराज में हिंसा हुए, इसी के साथ ही तमाम जो राज्य हैं वहां पे भी हिंसा देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के ही अकेले कई शहरों में हिंसा देखने को मिली। इसके बावजूद जिस तरीके से वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको कंट्रोल किया, वहां पर जो नीति बना के रखी दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय कदम था। और जो वो भूमिका रही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो इस बाई इलेक्शन में काम आया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया और इस वजह से जो आंकड़े हैं लगातार बाई इलेक्शन के जीत की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट्स की जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के ये कहा जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम ला करके जो है वो बहुत गलत किया है और इसकी वजह से लगातार विपक्षी पार्टियां इस बात का मुद्दा बना रही थी, फायदा उठा रही थी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह आंदोलन जो है वो इस बात से शुरू किया था, राहुल गांधी से जो ईडी के सवाल पूछे गए थे उसकी वजह से ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन ये आंदोलन कब अग्निवीर योजना पर चला गया ये लोगों को पता नहीं चला और ईडी का ध्यान हट करके अग्निवीर योजना पर यह फोकस शिफ्ट कर दिया गया। इसी के साथ ही इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा बनाया गया ताकि होने वाले चुनाव में इसका जो फायदा है वो बीजेपी को ना मिले और बीजेपी चुनाव में हार जाए। लेकिन जनता को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी सरकार उनके लिए ठीक है और कौन सी सरकार उनको बरगलाने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है, जिसकी वजह से देखा गया कि जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना मतदान किया और जो मतदान है वो बीजेपी के खाते में किया। इसी वजह से आज जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो दिनेश लाल निरहुआ हो या फिर घनश्याम लोधी हो, रामपुर से वो लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 100 या 200 वोटों से नहीं बल्कि हजारों की वोटों से इन दोनों में जो बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है वो नजर आ रहा है। वोटों की गिनती से जो है हजारों की संख्या में ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और 5 अन्य राज्यों की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 23 जून को मतदान हुआ था। इन सभी सीटों पर रविवार को मतों की गिनती हो रही है। इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इन दोनों सीटों पर भी 23 जून को ही वोटिंग
हुई थी। आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर मतों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू कर दी गई है। सबसे पहले डाक से प्राप्त मतों की गिनती शुरू की गई और इसके बाद ईवीएम खोला गया। आपको बता दें कि मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसी के साथ ही बता दें कि रामपुर में 8 बजे से शुरू हुई मतगणना जो है अभी भी चल रही है। इसी के साथ ही नवीन मंडी स्थान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए लगभग 400 मतगणना कर्मी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के 2000 पुलिसकर्मी, 5 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस, 2 कंपनी पीएससी, 1 प्लाटून आईटीबीपी के जवान लगाए गए हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के अलावा पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे रविवार को ही घोषित किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी नेता आजम खान ने जीत के बाद इस्तीफा दे दिया था और दोनों नेता क्रमशः आजमगढ़ और रामपुर से सांसद थे। इन्होंने विधायक बनने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सपा ने आसिम रजा को यहां से उतारा है, जो कि आजम खान के पसंदीदा उम्मीदवार माने जाते हैं। वहीं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आजमगढ़ सीट की बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां बीजेपी ने प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनावी अखाड़े में उतारा है, तो वहीं निरहुआ का मुकाबला सपा के धर्मेंद्र यादव और बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से हो रहा है। और इस पर कहीं ना कहीं जो दोनों कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को उम्मीद है तो जल्द ही आधिकारिक घोषणा की, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी का जीतना लगभग तय है। और इसी के साथ ही ये जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि लगातार ये जो दोनों जगह है, चाहे हम रामपुर की बात करें या आजमगढ़ की बात करें, वो कहीं ना कहीं सपा का गढ़ माना जा रहा है। और यहाँ से दोनों कैंडिडेट का इस कदर लगातार आगे बढ़ना, तो ये करारी शिकस्त होगी सपा को। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।